आदाब नाजरीन, डीडी उर्दू के इस खास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में मैं आदित्य कुमार और मैं रतिका मेहरा आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। हेलो डॉक्टर में हम आपको बताते हैं आपकी सेहतमंद ज़िंदगी का राज, ताकि आप बदल सके अपने जीने का अंदाज़। जी बिल्कुल, और सेहत का ख्याल तो हम हर अपनी पेशकश में कहते हैं कि रखना बहुत ज़रूरी है। और अगर आज बात करें ख़वातीन की, यानी कि औरत की हेल्थ के बारे में, तो जो एक औरत होती है वो अपने पूरे परिवार का ख्याल रखती है, उनकी देखभाल करती है, उनके खाने पीने का, उनकी सेहत का, सभी चीज़ों का ख्याल रखती है। क्या वो अपनी भी सेहत के लिए उतनी ही बेदार है, या फिर जिन परिवार वालों का वो ख्याल रखती है क्या वो उसकी उतनी ही देखभाल करते हैं? शायद नहीं। जब भी हम बात करते हैं बीमारियों के बारे में या खतरों के बारे में सेहत से जुड़ी, तो एक जो खतरा है वो अमूमन हमें देखने और सुनने को मिलता है, और वो है ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो कि ख्वातीनों में होता है, और जिसे हम कहते हैं कि ब्रेस्ट में गांठों का बन जाना। अगर हम बात करें हमारा जो चेंज ऑफ लाइफस्टाइल है, जो हमारे खाने पीने की आदतें जो बदल गई हैं, या अगर हम कहें कि फैमिली हिस्ट्री, तो शायद हो सकता है ये भी इसके वजूहात हों। लेकिन समझने वाली बात ये होती है ना कि जब भी आपको अपने जिस्म में, आपको अपनी बॉडी में अगर किसी भी तरह के कोई चेंजेस, कोई बदलाव नज़र आते हैं, तो उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही जो होती है वो शायद एक बड़ा खतरा भी बन सकती है। तो अगर आज आप ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर किसी तरह के कोई सवालात पूछना चाहते हैं या जानकारी चाहते हैं आप ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर, तो आज की पेशकश को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। और अगर आपके कोई सवालात होते हैं तो आप जो टोल फ्री नंबर हमारा फ्लैश किया जा रहा है स्क्रीन के ऊपर, आप उस पर कॉल कर सकते हैं और लाइव हमारे एक्सपर्ट से अपने सवालात पूछ सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल वक्त है इस खास रिपोर्ट का। नाजरीन, ब्रेस्ट कैंसर या छाती का कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो हर साल लाखों खवातीन को अपना शिकार बनाती है। ब्रेस्ट कैंसर की शरह में हर साल खौफनाक हद तक इजाफा हो रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 2020 में तकरीबन 23 लाख खवातीन में ये मर्ज पाया गया था, और इसी साल तकरीबन 7 लाख खवातीन की मौत वाक़ई हो गई थी। छाती के कैंसर के बढ़ने की सबसे आम वजह यह है कि इसके बारे में लोगों में अब भी कम आगाही पाई जाती है। लोगों में आज भी इससे मुताल्लिक सही मालूमात और इसकी अलामात के बारे में बेदारी कम है, जिसकी वजह से इस मर्ज की अलामात नजरअंदाज होती रहती हैं और फिर ये आखिरी स्टेज में पहुंच जाता है। छाती का कैंसर वो कैंसर है जो छाती के सेल्स में तैयार होता है। आमतौर पर कैंसर या तो लोब्यूल्स या छाती की नालियों में बनता है। कैंसर के बेकाबू सेल्स अक्सर छाती के दूसरे सेहतमंद टिश्यू पर हमला करते हैं और बाजुओं के नीचे लिम्फ नोड्स तक जा सकते हैं। औरतों के पोशीदा आज़ा में से एक छाती एक ऐसा उज़्व है जिसमें सारी उम्र तब्दीलियां होती रहती हैं। बचपन से जवानी तक इनका बढ़ना, हमल, बच्चों को दूध पिलाना, दरमियानी उम्र में हार्मोन की तब्दीली वगैरह। फिर किसी मकाम पर सेल्स अपना कंट्रोल खो बैठते हैं और खवातीन कैंसर की गिरफ्त में आ जाती हैं। औरतों को होने वाले कैंसर में ब्रेस्ट कैंसर सरे फहरिस्त है। ये मर्ज आमतौर पर 50 से 60 बरस की खवातीन में पाया जाता था, लेकिन अब कम उम्र खवातीन भी इस बीमारी में मुब्तला हो रही हैं। काबिल गौर है कि ये बीमारी एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल हो सकती है, इसीलिए ये निहायत जरूरी है कि इसके बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल की जाए। अगर वक्त पर पता चल जाए तो ब्रेस्ट कैंसर का इलाज मुमकिन है, यानी बीमारी को 4 मराहिल में तकसीम किया गया है। अगर पहले या दूसरे मरहले में बीमारी का पता चलता है तो इलाज मुमकिन है, लेकिन अगर तीसरे और चौथे मरहले में इसका मालूम होता है तो इलाज मुश्किल होता है। छाती में किसी भी तरह की गांठ, उनके साइज में तब्दीली, दर्द, जिल्द की रंगत बदलना या मुसलसल खारिश होना, सूजन, खून का खारिज होना, बाजू के नीचे गांठ, इन अलामात को हरगिज नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। खवातीन के लिए ब्रेस्ट कैंसर से बचाव के लिए मौसर तरीन तरीका बाकायदा स्क्रीनिंग यानी टेस्ट है, जो एक खास उम्र के बाद वक्फे वक्फे पर करवाना चाहिए। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक ब्रेस्ट कैंसर की एक बड़ी वजह
गलत तर्ज जिंदगी है। इसके अलावा एक बड़ी वजह जहनी दबाव और डिप्रेशन भी है और तन्हाई की शिकार खवातीन को ये मर्ज होने का खतरा ज्यादा होता है। मुतवाजिन ग़िज़ा का इस्तेमाल, सेहतमंद तर्ज जिंदगी, हल्की वर्जिश याद रखें। किसी भी बीमारी के बारे में मुकम्मल मालूमात से ही उससे बचाव मुमकिन है। A woman is brave, woman is smart, woman is strong. तभी तो वो अपना घर और बाहर दोनों का ख्याल रख पाती है। पर ये भी तो समझना ज़रूरी है ना कि अगर आप अपना ही ख्याल नहीं रखेंगी तो बाकी सारी चीज़ों का ध्यान कैसे रख पाएंगी। हेलो डॉक्टर में आज हमारा मौजू है ब्रेस्ट कैंसर, जिसमें हम ये जानेंगे कि किस तरह से ये ब्रेस्ट कैंसर होता है, क्यों होता है, क्या वजह होती हैं इनके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं और ऑफ कोर्स इसके प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट्स क्या क्या हैं। और इन्हीं सभी मौज़ूआत पर आज गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं एक्सपर्ट डॉक्टर्स का एक बहुत ही ख़ास पैनल। तो आइए आपका उनसे तारुफ़ करवाते हैं। जी हाँ, आइए अपने ख़ास पैनल से आपका तारुफ़ करवाते हैं। हमारे पहले एक्सपर्ट हैं डॉक्टर मनीष सिंघल। आप एम्स के बर्न एंड प्लास्टिक सेंटर के प्रमुख हैं। आपका वेलकम है डॉक्टर साहब। हमारी दूसरी एक्सपर्ट हैं डॉक्टर अनीता धर। आप एम्स के सर्जरी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं। आपका भी वेलकम है मैडम। हमारी तीसरी एक्सपर्ट है जो डॉक्टर ज्योति मीना। डॉक्टर ज्योति मीना एम्स के गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में एडिशनल प्रोफेसर हैं। आपका खैर मकदम है मैडम। पहला सवाल डॉक्टर अनीता धर मैडम मैं आपसे पूछना चाहूँगा। मैम, ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी जैसे कि हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया, आसान शब्दों में बताएं होती क्या है? कैंसर वर्ड जो है वो अगर हम उसको लिटरल मीनिंग उसका समझे जी तो वो मतलब अंदर अंदर घुस जाना। अच्छा। जैसे क्रैब और ये सब अंदर घुस जाते हैं पंजे लेके। सो एक्चुअली स्टार्ट होता है कहीं ना कहीं एक सेल कुछ गड़बड़ हो जाती है जी। कुछ वजह हमारी एक्सटर्नल वजह होती हैं, बाहर के वजह होती हैं जी। और कुछ परसेंटेज लेडीज में, ऑडियंस को ये भी बताया जाए कि खाली लेडीज में नहीं होता है। अच्छा। मर्दों में भी होता है ब्रेस्ट बिल्कुल, कैंसर। बिल्कुल। सो उनको भी सुनना चाहिए और उनकी जानकारी के लिए भी ये प्रोग्राम बिल्कुल है। रतिका, जैसे कि मैम ने बताया कि एक मर्दों में भी हो सकता जी, बिल्कुल। है तो एक तो अगर हम तादाद समझे मर्दों की कि आपने कहा तो ये कितना बहुत कम है, बहुत कम है, लेकिन जानकार होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और वो जानकार होंगे उससे लाभ हमने सारी लेडीज को भी होगा जी। जानकारी से पूरी फैमिली को लाभ हो जाता है नेचुरली जी। तो एक सेल अगर खराब हो रही है वो ऑटोनमस हो जाती है, मतलब कोई डिसिप्लिन नहीं है उसको, अनकंट्रोल। जैसे कोई छोटा बच्चा वो नहीं माँ बाप की बात सुनता है, वो अनकंट्रोल रहता है। सो वो 1 से 2, 2 से 4 बढ़ जाती हैं ये सेल्स धीरे धीरे। एक सेल तो हाथ में नहीं दिखती है जी, बट जब वो बहुत सारी एक झुंड बन जाता है उन बेकार सेल्स का, खराब सेल्स का जी, वो फिर महसूस होती है एज लम्प, जैसे हम ब्रेस्ट लम्प बोलते हैं जी। सो कहीं ना कहीं बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे बाहर के हैं, लाइफस्टाइल फैक्टर्स है, हमारे ओबेसिटी है जी, सिगरेट स्मोकिंग भी है, कई सारे लोग करते हैं और ये सब, और जेनेटिक जो हमें अपनी जीन्स जो हमारे माँ बाप से, दादी दादा, नाना नानी ये सब में मिले हैं, खानदान से जो हमें मिलते हैं, खानदानी जो है। बट उसमें ये है कि हर एक जीन जो हम आगे बढ़ा लेते हैं जी, वो हर जीन अगर उसमें कन है बीमारी पैदा करने के लिए, बट वो ज़रूरी नहीं है कि हर एक लेडी में उसका असर हो और वो दिखे उसकी लाइफ टाइम में, उसकी जब तक वो जीवित है उसमें दिखे जी। हो सकता है उसमें ना हो, वो आगे बढ़े जी, और उनकी बेटी में दिखे। अच्छा। सो ऐसा भी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। सो डॉक्टर ज्योति, जिस तरह से अभी हमने बात की, अपनी रिपोर्ट में भी हमने जाना, आपसे एक सवाल बनता है कि हम देख रहे हैं कि जो केसेस हैं वो ब्रेस्ट कैंसर के वो बढ़ते जा रहे हैं और अवेयरनेस भी बढ़ रही है। पहले जिस तरह से जो लेडीज़ थी थोड़ा सा घबराती थी, शर्माती थी डॉक्टर के पास जाने में या अपने परिवार वालों से कहने में, आज ऐसी सिचुएशन नहीं है। आज आगे बढ़ के ट्रीटमेंट के लिए जाया जाता है, लेकिन फिर भी केसेस बढ़ रहे हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे ऐसा क्यों, केसेस क्यों रेगुलरली बढ़ रहे हैं? देखिए, जागरूकता तो है लोगों में, लेकिन केसेस इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि आजकल एक तो लाइफस्टाइल काफ़ी चेंज हो गया है
क्या है कि पहले जल्दी शादी हो जाती थी, बच्चे जल्दी हो जाते थे। आजकल सब अपना करियर में लगे रहते हैं, थोड़ा लेट मैरिजेस हैं, तो मोर देन 30 इयर्स पे मैरिज है, उसके बाद चाइल्ड बर्थ है, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है आगे ब्रेस्ट कैंसर होने का। दूसरा सेडेंटरी लाइफस्टाइल, आजकल फिजिकल एक्टिविटी बच्चे करते नहीं हैं, हेल्दी डाइट नहीं होती है, तो ये कारण है। दूसरा अर्ली मिनार्क मतलब जल्दी माहवारी का शुरू होना, लेट माहवारी बंद होना, लेट एज में बच्चा होना। दूसरा ये होता है कि अधिकतर आजकल वर्किंग महिलाएं हैं, तो डिलीवरी हो गया है, ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम उन्हें ऑफिस भी ज्वाइन करना है, तो ब्रेस्ट फीडिंग का जो ड्यूरेशन है वो कम हो गया है, तो स्तनपान कम कराते हैं, ये भी एक कारण है। दूसरा, जिन महिलाओं में डेंस ब्रेस्ट होता है वो भी रिस्क पे रहती हैं। इसके अलावा अगर फैमिली हिस्ट्री है वो भी एक रिस्क फैक्टर है। तो बिल्कुल, जैसे कि और अल्कोहल कंजम्पशन, ये सारे एक रिस्क फैक्टर्स। जिस तरह से बताया डॉक्टर ज्योति ने कि ये जो सारे फैक्टर्स हैं कि मदर फीड का कम करवाना या अर्ली मैरिजेस हो जाना, लेट मेनोपॉज होना या लेट मैरिजेस का हो जाना, अल्कोहल लेडीज में कंजम्पशन, बिल्कुल। सो ये सब जो फैक्टर्स होते हैं, इन जिस तरह से डॉक्टर ज्योति ने बताया, तो इन सब चीज़ों से जितना आप अपने आप को बचा के रखेंगे उतना ही आप ब्रेस्ट कैंसर से दूरी बनाए रखेंगे। बिल्कुल। डॉक्टर मनीष सिंघल सर, आपका रुख करना चाहेंगे, आप एक प्लास्टिक सर्जन हैं। डॉक्टर साहब, ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन किसे कहते हैं डॉक्टर साहब? देखिए, ब्रेस्ट एक ऑर्गन है बेसिकली जो कि फीमेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जी। उसकी बॉडी इमेज है कि उसका एक पर्सनल बॉडी इमेज होती है और एक उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, और जब कोई भी कैंसर में उसको किसी वजह से निकालना पड़ता है उसके किसी पोर्शन को या कंप्लीट ब्रेस्ट को जी, तो उसको दोबारा बनाने को हम ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं। अच्छा, क्योंकि हाल फिलहाल में हमारे अखबार में भी कुछ मशहूर हस्तियों के इस तरह का आया था कि इस तरीके से रिकंस्ट्रक्ट किया गया, तो लोगों में उसके प्रति एक जागरूकता थी, और यही कारण था कि हमने आपको इनवाइट किया कि हम इस बारे में और अपने दर्शकों को, अपने ऑडियंस को बता सकें। तो जैसा आपने बोला कि मशहूर हस्तियों का तो अखबार में आया, बट ये एक मिथ है कि सिर्फ अमीर और मशहूर लोग ही इसको कराएंगे, और बिल्कुल डॉक्टर, हर एक फीमेल की इच्छा होती है उसको कराने की, लेकिन उसको ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिलता है कि वो अपनी इच्छा रख सके। डॉक्टर, जागरूकता ही नहीं है, कई लोगों को तो पता ही नहीं है। हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही रहता है कि हम जागरूकता फैलाएं, और आपके माध्यम से हम वही कर रहे हैं जी। डॉक्टर अनीता, ज़्यादातर ये होता है कि हम ये कहते हैं कि गांठ है तो शायद वो ब्रेस्ट कैंसर है। एक तो हम ये समझना चाहेंगे कि क्या हर गांठ ब्रेस्ट कैंसर होता है। दूसरा, हम इसके सिम्टम्स को कैसे समझें, अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर का खतरा है तो वो कैसे समझे कि हाँ मैं किसी खतरे की तरफ आगे बढ़ रही हूँ। ऐसा है कि जो भी ब्रेस्ट कैंसर प्रेजेंट होता है, हम देखते हैं कि बहुत ही वाइड वैरायटी होती है पेशेंट्स की, और हर एक में लंप नहीं होता है, गांठ नहीं बनती है। ओके। सो सबसे पहले ये एक और बात भी समझनी है कि गांठ है, वो दर्द नहीं दे रही है, तो इसलिए वो सब ठीक है, तो हम इसे कैंसर ये बहुत ही गलत सोच है पूरी सोसाइटी में कि कोई भी चीज़ हमारी जो खराब है और कई महीनों तक है, दर्द नहीं दे रही है, कि वो बिल्कुल सेफ है। वो बिल्कुल गलत है। दूसरा है निपल से ब्लीडिंग होना या कुछ डिस्चार्ज होना, वो डिस्चार्ज गलत वजह से है या किसी नॉन कैंसर, बिना कैंसर वाली वजह की रीज़न से है, वो चेक कराना। कई बार लंप फील नहीं होता है, गांठ फील नहीं होती है, बट थोड़ा सा बदलाव आ जाता है शरीर में, ब्रेस्ट में। अच्छा, मतलब थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा कहीं से, निपल जो है जो अच्छे से था इतने सालों से, वो थोड़ा सा अंदर की तरफ चला जाएगा। डिफॉर्मिटी, आप कहना चाहिए। डिफॉर्मिटी, किसी भी प्रकार का बदलाव। सो मेरा बहुत फेवरेट है ये बोलना कि जैसे हर लेडीज सुबह उठ के अपना मुंह हाथ धो के आईना देखती है, शीशा देखती है, तो उसको बहुत सुंदर तरीके से अपने चेहरे की बनावट, स्किन, कहाँ पे पिंपल है, कहाँ पे क्या है, समझ आ जाता है। एक मुआयना कर ले। हाँ, तो वो एक आदत होती है उसकी, हर दिन उसका एक पहचान होती है कि हाँ ये ठीक है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि इसी तरह से एक सेल्फ टेस्ट जो होना चाहिए वो ब्रेस्ट के लिए भी होना चाहिए। सो सेल्फ टेस्ट, और दूसरा अपने आप को समझना, अपने ब्रेस्ट को समझना। जब आप उसको समझेंगे, उसके हट के जितने भी बदलाव आए,
उनको समझना है और वो बदलाव, डरना नहीं है कि वो सब कैंसर है जी, ऐसा नहीं है। ओके बिल्कुल। डॉक्टर ज्योति मीना मैम आपका रुख करना चाहेंगे, अमूमन ये किस उम्र की महिलाओं में देखने में को मिलता है और कितने प्रकार के ब्रेस्ट कैंसर्स होते हैं? देखिए ऐसा है कि वैसे तो पहले माना जाता था कि 50 से ऊपर की महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर कॉमन है। तो वैसे तो ये है कि विद द इंक्रीजिंग एज द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर बढ़ता है, लेकिन आजकल 30 साल की महिला में भी आप इसे देख सकते हैं, 40 साल की महिला में भी देख सकते हैं। तो ये जो रिस्क फैक्टर्स अभी हमने डिस्कस किए, बदलाव आया है हाँ, उसकी वजह से आजकल इसका जो इंसिडेंस प्रेवलेंस से पहले हाँ वो समय मतलब कम उम्र की महिलाओं में वो हो गया है। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि महिलाओं को अपने ब्रेस्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि महिला खुद एक अच्छी डॉक्टर है अपने आप में, क्योंकि वो अपनी प्रॉब्लम या अपने आप को ज़्यादा बेहतर समझती है। बिल्कुल। तो जो भी कोई चेंज आता है उसे तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बिल्कुल जैसे कि हमारे एक्सपर्ट बता रहे हैं कि खुद हम अपना मुआयना, अगर महिलाएं सवेरे जब स्नान के लिए या वॉशरूम के लिए जाते हैं उस दौरान खुद ही सेल्फ एग्जामिनेशन के द्वारा इन बारीक चीज़ों को पकड़ सकती हैं। बिल्कुल। डॉक्टर मनीष आपसे जानना चाहेंगे, अभी आपने हमें बताया ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन के बारे में, सुना है लेकिन ज़्यादातर ये सच है वो उसे कॉस्मेटिक सर्जरी के तौर पर लिया जाता है, लेकिन ये बहुत ही एक अच्छी बात है कि इसको जो है अगर कैंसर है तो उस पर भी ये बहुत कामयाब है। तो जहाँ आपने बताया कि इसकी ज़रूरत आजकल है, तो यही मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या हर ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी, ब्रेस्ट सर्जरी के बाद क्या इसकी ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ती है और इसके क्या एडवांटेजेस हैं, ये भी हमें साथ में बताइए। देखिए पहली बात तो इसको हम कॉस्मेटिक सर्जरी आम भाषा में ठीक है, गलत नहीं कह सकता मैं, लेकिन साइंटिफिक भाषा में इसको हम रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी बोलते हैं। मतलब कि जो हट गया उसको हमने दोबारा बनाया, पुनर्निर्माण बोलते हैं इसको हम। इसको हम सुंदरता नहीं बोलेंगे, इसको पुनर्निर्माण बोलना चाहेंगे, क्योंकि एक जरूरत है, पुनर्संरचना बेसिकली बोलना चाहेंगे हम इसको। इसको कॉस्मेटिक बोलना इसीलिए, कॉस्मेटिक मतलब लोग करवाते हैं इसको, लेकिन ये भी एसेंशियल है अब करवाना। चाह रहे हैं कि वाजिब वर्ड जो है शायद रिकंस्ट्रक्शन है इसका, पहली बात। दूसरी बात, हर महिला को में इसकी ऑप्शन होती है, यूजुअली जिसमें एज थोड़ी ज़्यादा हो जाती है और जिसमें और एनेस्थीसिया का रिस्क होते हैं, या जिसमें कैंसर का ग्रेड बहुत हाई होता है या फिर कैंसर फैला होता है, लास्ट स्टेजेस में होता है, उन फीमेल्स में इसका रोल कम है बेसिकली। बाकी टेक्निकली हर फीमेल इसके लिए एंटाइटल्ड है, इसके लिए फिट है, हर फीमेल में ये हो सकता है। इसके अलावा तो अगर हम जैसे इसके एडवांटेजेस की बात करें तो आपने वो तो बताया हमें, तो इसमें रिस्क फैक्टर्स भी कोई रहते हैं किसी तरह के? बिल्कुल। तो जैसे कि ये भी एक और सर्जरी है, बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर को हटाया तो कैंसर हटाने की हुई, इसको बनाने की एक और सर्जरी है। तो आज की तारीख में बहुत एडवांसमेंट हो गई है सर्जरी में, माइक्रोस्कोप आ गए हैं, नई नई टेक्निक आ गई हैं, सर्जन्स की स्किल बहुत ज़्यादा है और हिंदुस्तान में और कई सरकारी अस्पतालों में और प्राइवेट अस्पतालों में स्किल अवेलेबल है। तो जब कैंसर डॉक्टर निकाल रहे होते हैं, लोगों ने ऐसी टेक्निक बना ली कि उसी टाइम पे ही एक और टीम उसको रिकंस्ट्रक्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर देती है। तो समय सर्जरी में थोड़ा ज़्यादा तो ज़रूर लगता है, मैं कहता हूँ 3-4 घंटे का, लेकिन जिसको हम बोलते हैं पूरा रिकंस्ट्रक्शन, अगर छोटे रिकंस्ट्रक्शन की बात करें तो समय बहुत कम लगता है। तो समय थोड़ा ज़्यादा लगता है, जब समय ज़्यादा लगता है तो और एक और पार्ट की सर्जरी होती है उसको बनाने के लिए, तो उसके रिस्क होते हैं जो कि हर एक रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के होंगे। इसमें कोई एडेड ऐसे नहीं है, लेकिन ये कि सेफ है ये करवाना। ये अगर आप थोड़ा भी अगर एक्सपर्टाइज टीम है जिन यूनिट्स में होता है तो ये काफ़ी सेफ है मेरे हिसाब से। इसमें प्लास्टिक सर्जन की ज़रूरत पड़ती होगी। तो जो बड़े रिकंस्ट्रक्शन हैं और जो मेजर रिकंस्ट्रक्शन है उसमें यूजुअली प्लास्टिक सर्जन इसको करते हैं। कई सारी यूनिट में चूंकि एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो बहुत सारे रिकंस्ट्रक्शन ब्रेस्ट कैंसर के जो सर्जन हैं वो भी अपने आप कर लेते हैं, बट प्लास्टिक सर्जरी वाले तो ऑलमोस्ट सारे ही लोग इसको कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर धर आपका रुक करना चाहेंगे मैम, अगर हम डायग्नोसिस की बात करें मैम, तो MRI, पैट स्कैन और अल्ट्रासाउंड, इनकी क्या क्या रोल रहता है मैम? किस तरीके से डायग्नोसिस बनता है किसी महिला का अगर उसको शक है कि मेरे को ब्रेस्ट कैंसर की समस्या हो सकती है? एक तो हम उसकी डिटेल हिस्ट्री पूछते हैं जी, और जानने की ज़रूरत होती है कि लंप है, कितने दिनों से है, और सडनली साइज़ बड़ा तो नहीं हुआ। कुछ लक्षण होते हैं जो हमें समझ आ जाते हैं कि एकदम से ग्रोथ हो गई, तो कुछ उसमें कण का परिवार
परिवर्तन हो गया और कैंसर हो सकता है। दूसरी चीज़ होती है कि डिस्चार्ज साथ में है या नहीं है, रिट्रैक्शन वो किसी और भी वजह से हो सकता है, बट कई सारे हिस्ट्री में ये सारे चीज़ें होती हैं। और अगर स्तन से आगे बढ़ गया हो, क्योंकि हम जब भी ओपीडी में बैठते हैं ये नहीं है कि एक छोटी सी गांठ लेके महिला आती है बस और कुछ नहीं है, हमारे बहुत दुख होता है। कई महिलाएं, हमारी बहनें ऐसी भी आती हैं कि उनके ब्रेस्ट लंप जो होते हैं वो ऑलरेडी इतने बड़े हो गए होते हैं कि वो अपनी जगह से बाहर की तरफ फैल चुके होते हैं, फट जाते हैं एडवांस स्टेज में। और जब उसमें ब्लीडिंग, ब्लड निकलता है, पस निकलता है या कुछ है, तब जाके परिवार में किसी को या उसकी हमसाया को या किसी को कुछ शक हो जाता है कि भाई गड़बड़ है, तो जब उनको लेके आते हैं। कितना मुश्किल रहता है उस दौरान। सो ये जब हम रिकंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं, बहुत सुंदर है ये शब्द, बहुत सुंदर है कि वो एक अच्छा शेप और ये सब लेके जाए, बट साथ साथ में हमें, क्योंकि ये ब्रेस्ट कैंसर रिलेटेड प्रोग्राम है, हमें ये समझना है कि ये महिला जिसको हम सोच रहे हैं ये सब करने के लिए, क्या उसका कण शरीर से, उस स्तन से और दूर तो नहीं फैल चुका है ऑलरेडी। अगर ये सारी चीजें हो चुकी हैं, वो महिला फिर उसकी कोई आप रिकंस्ट्रक्शन करो या कुछ करो, बिल्कुल, क्योंकि हमारा पूरा फोकस उसकी बीमारी को जड़ से खत्म करने में, पूरा टाइम, एनर्जी, सारी सुविधाएं उसकी दिशा में जाता है। बिल्कुल मैम, यहीं पे अगर हम आपसे ये पूछना चाहें स्टेजेस की बात, क्योंकि आप कह रही फैल चुका होता है, स्तन से बाहर की तरफ आ चुका है और अंगों की तरफ जा चुका होता है, तो मैम स्टेजेस का भी इसमें क्या स्टेजेस रहते हैं? बिल्कुल, सो कई महिलाएं हमें कंप्लेन करती हैं कि मेरे स्तन में गांठ है। सो वो अपने ऊपर अपना हाथ फैला के अपना एग्जामिन करके देख लेती हैं कि ये है, तो वो स्टेज हम मेजर करते हैं उसको, लंब भाई कितना होगा, उसके साइज पे डिपेंड करता है, 2 सेंटीमीटर है या उससे कम है, 4 है और उससे बड़ा है या कुछ है। साथ साथ में उसकी बगल की गांठ, जैसे कई महिलाओं को ये पता होगी कि जब हमारा गला खराब होता है तो एक गांठ यहाँ पे बनती है, और जब गला ठीक हो जाता है वो गांठ बैठ जाती है, वो ठीक हो जाती है। सो ऐसी ही गांठें हमारी बगल में होती हैं। वो गांठें बड़ी हो जाती हैं जब कण स्तन से निकल के उनमें पहुंचता है, मतलब फिर और आगे बढ़ गया एक स्टेप। उसके बाद अगर ये शरीर में कहीं जगह पे फैला है, कई बार तो हमारे टेस्ट ऐसे होते हैं कि जिनमें कैच ही नहीं होता, छोटे छोटे कण होते हैं, आपका कीमती से कीमती मशीन उसको शायद शुरुआत में कैच ही नहीं कर पाया। बिल्कुल, तो बहुत अलग अलग स्टेज है जी। तो मैम अब तो स्टेज पे हम बात चालू रखेंगे। हमारे प्रोग्राम को देखते हुए हमारे दर्शक जुड़ चुके, आइए उनका सवाल ले लेते हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, ये ब्रेस्ट कैंसर की कोई सिम्टम ना हो जी तो भी मैमोग्राम कराया जाता है ना, और कब करना चाहिए? अच्छा, एक बार या 6 महीनों में एक बार? मैडम आप लाइन पे बने रहिए, मैं डॉक्टर ज्योति मीना का रुख करना चाहूँगा कि मैडम आप इनके सवाल का जवाब दें। ये जानना चाहती हैं कि अगर ब्रेस्ट गांठ नहीं हो तो तब भी मैमोग्राफी। हाँ, तो ऐसा है कि महिलाएं जो हैं, एक होता है कि जो महिलाएं हाई रिस्क हैं जिनमें ये डेवलप होने का खतरा ज़्यादा है, दूसरी हैं आम महिलाएं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आम महिलाओं में इसका रिस्क नहीं होता है, तो हर महिला 40 के उम्र के बाद वाली महिलाओं में मैमोग्राफी करानी चाहिए हर साल, और उसके बाद 50 के बाद ये हम 2 साल में एक बार या ऐसे हम करा सकते हैं। लेकिन चक्कर ये होता है कि मैमोग्राफी में हर बार, जैसा कि डॉक्टर अनीता ने कहा कि छोटे कण जो होते हैं कई बार नहीं पता चलते हैं, या फिर जिन महिलाओं के ब्रेस्ट डेंस होते हैं जिसमें ज़्यादा ग्लैंडुलर और फाइब्रस टिश्यू होता है, उसमें नहीं पता चल पाता है मैमोग्राफी में, तो हम दूसरे टेस्ट भी एडवाइज़ करते हैं जैसे अल्ट्रासाउंड या MRI। लेकिन हर महिला को 40 के बाद मैमोग्राफी कराना चाहिए,
और जिन महिलाओं में हाई रिस्क है, जैसे जो महिलाएं ऑलरेडी इसके लिए हैं कि जिनमें फैमिली हिस्ट्री है या जिनमें खुद में जीन म्यूटेशन है, ब्रेका म्यूटेशन है, उन महिलाओं को तो 30 साल की उम्र से ही ये चालू कर देना चाहिए। इनफैक्ट मतलब अगर किसी का फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है तो उसकी जो एज थी ब्रेस्ट कैंसर डेवलप होने की, उससे 10 साल पहले इनकी जांच शुरू हो जानी चाहिए। बिल्कुल। सो डॉक्टर ज्योति, यहाँ पर एक सवाल और उठता है कि जैसे अभी डॉक्टर अनीता ने बताया कि बहुत लेट स्टेज पर महिलाएं पहुँचती हैं जब काफ़ी सिचुएशन बहुत ख़राब हो चुकी होती है। हम देखते हैं कि जब भी किसी भी एक औरत को जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो सबसे पहला जो अपना रुख करती है वो एक गायनी की तरफ करती है, क्योंकि उसको लगता है कि वो एज इन फ्रेंड है और वो उनसे सारी बातें शेयर करती है। तो जब आपके पास ऐसे कोई केसेस आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि यहीं से ही शायद एक देरी की शुरुआत हो सकती है कि उसे सही गाइडेंस मिले कि उसे जाना कहाँ पर है। तो मैं आपसे समझना चाहूँगी ये बात कि जब भी कोई ऐसे आपके पास आता है और तो किस तरह से आप उन्हें काउंसिल करती हैं और कैसे जो है एक सर्जन के पास तक उन्हें लेके जाते हैं आप? तो ऐसा है, जैसे महिलाएं हमारे पास ओपीडी में आती हैं, अपना बताती हैं कि भाई हमें ऐसा लग रहा है कि ब्रेस्ट में हमें कुछ गांठ या कुछ बदलाव महसूस हो रहा है। तो पहले तो सबसे पहले जैसे डॉक्टर अनीता ने बताया, हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये बदलाव उसे कब से महसूस हुआ, कितने टाइम से है, क्या उस गांठ में उसको दर्द है या किस वक्त पेन होता है या पेनलेस गांठ है, किस तरीके के गांठ है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि पेशेंट को एग्जामिन करना। तो सबसे पहले हम महिला को बता के कि भाई हम आपका ब्रेस्ट एग्जामिन करेंगे और उसके बाद हम और जांचें कराएंगे ये देखने के लिए कि क्या वाकई ये गांठ जो है ये कैंसर की गांठ है या नॉर्मल गांठ है, क्योंकि कई बार बिनाइन गांठ भी हो सकती हैं। ठीक है, तो महिला जिससे ज़्यादा डरे ना कि पहले एग्जामिन करके फिर देखा जाएगा। तो फिर सबसे पहले हम महिला को एग्जामिन करेंगे, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन होता है, क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हम करते हैं। अगर हमें ऐसा शक लगता है कि भाई महिला को गांठ है और ये गांठ ओवर द पीरियड थोड़ा बढ़ गई है या उसमें दुखन है या जो भी है, उसके बाद हम इमेजिंग कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराएंगे और हम एडवाइस बायोप्सी के लिए बोलते हैं। ओके, ठीक है। उसके बाद अगर हम ये है कि बायोप्सी में हमें कैंसर का शक है तो हम उन्हें ब्रेस्ट सर्जन के पास रेफर कर देते हैं, क्योंकि फर्दर मैनेजमेंट जो है सर्जन ही करते होंगे। डॉक्टर सिंघल सर, आपका रुख करना चाहेंगे। अमूमन कैंसर के बारे में कहा जाता है कि इसमें वापस आने की बड़ी प्रवृत्ति रहती है, रिलैप्स होने की बड़ी प्रवृत्ति रहती है। जब सर्जन ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन करते हैं उसके बाद ब्रेस्ट कैंसर के वापस आने की कितनी संभावना होती है डॉक्टर साहब? देखिए, कैंसर के वापस आने की संभावना तो डिपेंड करती है कि जो हमने कैंसर निकाला है वो पूरा निकाला है कि नहीं निकाला है। जी। तो यूजुअली जो यूनिट रिकंस्ट्रक्शन करती हैं, बड़ी बड़ी यूनिट में टीम्स होती हैं जी, वो पूरा निकालने का इंश्योर करती हैं, तभी उसको हम रिकंस्ट्रक्शन के लिए जाते हैं। अच्छा। थोड़ा भी कोई डाउट होता है तो हम उसका रिकंस्ट्रक्शन पोस्टपोन करते हैं जी, हम उसका रिकंस्ट्रक्शन नहीं करते हैं, या फिर हमारे पास टेक्निक होती है फ्रोजन सेक्शन या ऑपरेशन के टाइम पे। फिर भी अगर ब्रेस्ट कैंसर के बाद फिर भी रिकरेंस हो सकता है, क्योंकि जैसे मैडम ने बताया कि जो कण हैं, जो सेल हैं, वो आंखों से नहीं दिख सकते हैं और वो इम्पॉसिबल है जी। तो लेकिन उसका जो रिकरेंस है या जो उसको रिलैप्स तो हम यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं रिकरेंस, मतलब दोबारा हो गया वो। तो वो उससे रिकंस्ट्रक्शन से उसका रिस्क बिल्कुल बढ़ता नहीं है। और उसको अवॉइड करने के लिए कुछ लोग रेडियो और कीमोथेरेपी देते हैं जी। तो रिकरेंस का रिस्क रिकंस्ट्रक्शन से नहीं बढ़ता है। हाँ। ओके, डॉक्टर अनीता, हम अवेयरनेस की बात अगर करते हैं तो हमने जाना कि अवेयरनेस है, लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो सरकार है, वो भी पूरी तरह से कोशिशें करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जो है इसके बारे में अवेयरनेस हो। हम अवेयरनेस मंथ भी मनाते हैं और भी बहुत सारे हम लोग इसके लिए प्रोग्राम्स करते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आप हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताइए कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की क्या गाइडलाइंस हैं, किस तरह से वो इस अवेयरनेस को और ज़्यादा बढ़ाने में, चाहे वो रूरल एरिया हो चाहे अर्बन एरिया हो, किस तरह से मदद कर रही है। So, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2017 में एक स्टार्ट किया है नेशनल स्क्रीनिंग। ओके। जो विदेशों में घर घर जाके मेटिकुलसली वाला स्क्रीनिंग, अच्छा, ये थोड़ा सा हटके है। ये एक पैकेज टाइप ऑफ 5 डिजीजेस इसमें उन्होंने इन्वॉल्व की हैं। 2 लाइफस्टाइल, एक्चुअली लाइफस्टाइल चेंजेस ही आती हैं उसमें जी।
एक तो ओरल कैंसर। ओके। बहुत सारे लोग हमारे पीड़ित हैं ओरल कैंसर से। बीड़ी, पान, सिगरेट, उसके कवर के ऊपर भी कई शेप्स और ये सब बनी है ओरल कैंसर की, वो इसमें एक है। दूसरा है सर्विक्स, जो लेडीज़ का नीचे का हिस्सा, बच्चेदानी का नीचे का हिस्सा होता है, सर्विक्स। और तीसरा है ब्रेस्ट। और इसमें 2 और हैं लाइफस्टाइल इन्वॉल्विंग और डिजीज़ेस जो हैं, हाइपरटेंशन और डायबिटीज़। ओके। 5 चीज़ें हैं इस पैकेज में जो मेटिकुलसली हर एक इंडिविजुअल का स्क्रीन होता है। और ANMs एंड मेडिकल ऑफिसर्स, उनको ट्रेनिंग दी गई है सो दैट वो इन सब चीज़ों को देखे। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, सर्विक्स के लिए नीचे से स्पेशल, बहुत ही सिंपल से टेस्ट है, बहुत हाईफाई नहीं है वो। और फिर ओरल एग्जामिनेशन कैसे करना है, और ब्रेस्ट के लिए क्लिनिकल एग्जामिनेशन, वो उनकी ट्रेनिंग दी गई है कि वो स्तन का एग्जामिनेशन कैसे करे, बगल की गांठ का कैसे करे, वो स्पेशली ट्रेन दी गई है उनको। तो यहीं पर एक चीज़ और समझना चाहेंगे, जैसे आपने सर्विक्स कैंसर की बात की, तो अगर किसी भी अगर किसी औरत को अगर पहले से कि किसी तरह का कोई कैंसर, अगर आप बात करें ओवरियन कैंसर की या सर्विकल कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर की, क्या तो उनमें ब्रेस्ट जो कैंसर है उसके होने के कितने चांसेस बढ़ जाते हैं? अगर किसी में पहले से ये कैंसर्स हैं, किसी कोई सर्वाइवर है से एंडोमेट्रियल कैंसर का या सर्विकल कैंसर का या फिर ओवियन कैंसर का, तो उनके ब्रेस्ट कैंसर के होने के चांसेस कितने बढ़ जाते हैं? ओवरी का रिलेटेड है ब्रेस्ट के साथ, तो एंडोमेट्रियल बहुत ज़्यादा नहीं है, वो इसको लिंक हम ज़्यादा ओवेरियन कैंसर के साथ करते हैं। ओके। तो अगर है वो और हाई रिस्क हो जाती है। एक्चुअली हर लेडी को रिस्क है। अच्छा। हमारी कई सारी लेडीज़ हमें सवाल पूछती हैं कि मेरे को ही क्यों हुआ। हाँ बिल्कुल। सो एक बहुत बड़ा सवाल है और जेन्युइन सवाल है कि इतने सारे उसके आसपास हैं, उनको तो नहीं हुआ बट उसी को क्यों हुआ। सो मैं सब लेडीज़ को ये बता दूं कि हम सबको, सबको, किसी को भी हो सकता है। ओके। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, एक तो वो खुद से एक रिस्क है कि जैसे हमारा एज बढ़ती जाती है हमें किसी को भी हो सकता है, और दूसरा है कि जैसे ओवेरियन कैंसर किसी को है वो और रिस्क बढ़ जाता है। किसी का कोई गांठ निकली है और वो प्योर कैंसर ना है लेकिन वो कुछ दरमियानी है जी, कई सारी हमारी पैथोलॉजी में डायग्नोसिस बन जाता है जो बिल्कुल हम उसको नहीं कह सकते कि तुम्हें कैंसर नहीं है, लेकिन ये भी नहीं कह सकते आपको कैंसर है। हाँ। सो वो हाई रिस्क कैटेगरी में रह जाते हैं। सो हाई रिस्क कैटेगरी आम जो लेडीज हैं उनसे थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर रिस्क में आ जाते हैं। वो कैंसर नहीं है लेकिन उनको थोड़ा सा और तवज्जो देना पड़ता है, रेगुलरली अपने ज़्यादा हेल्थ चेकअप्स कराने हैं। और अंडर इन ऑब्जर्वेशन शॉर्ट अगर हम बात करें तो कैंसर ये जो है ये किसी को भी हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर, लेकिन जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि अवेयरनेस की जो हम बात कर रहे हैं ज़रूरी है, रेगुलर चेकअप्स आप आपने करवाते रहिए। और जैसे कि डॉक्टर्स ने कहा कि अगर आपकी एज 40 से ज़्यादा है या अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो आपको ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है। ये सब चीज़ें आप करवाते रहिए और सेहतमंद रहिए। बिल्कुल। डॉक्टर ज्योति आपका रुख करना चाहेंगे मैम, अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, क्या एडवांसमेंट ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में आए हैं हाल फिलहाल में, और किस तरीके से इस ट्रीटमेंट रेजिमेन आपका रहता है? देखिए, ट्रीटमेंट पे एक तो बात करते हैं हम जब हमें ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हुआ किसी महिला को, उसके ट्रीटमेंट की, और दूसरा एडवांसमेंट आया है कि अगर जो महिला हाई रिस्क हैं, जैसे हमने बताया जिनमें जेनेटिक म्यूटेशंस हैं और वो महिलाएं हाई रिस्क हैं, उनको भी हम कीमो प्रिवेंशन के माध्यम से या प्रोफाइलेक्टिक सर्जरीज़ के माध्यम से ट्रीट कर सकते हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एक अलग बात है कि हम महिला को कहेंगे कि आप अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करो, हेल्दी रहिए, हेल्दी डाइट खाइए। उसके अलावा भी उनको बाकी ऑप्शंस पता होने चाहिए। जैसे कि आपने सुना होगा, सभी महिलाओं को पता होगा एंजेलिना जोली के बारे में। बिल्कुल, मेरा डायरेक्ट उसी से मतलब था थोड़ी देर पहले। फैमिली हिस्ट्री एंड शी हरसेल्फ वाज BRCA1 पॉजिटिव एंड उन्होंने चूज किया बायलैटरल मैस्टेक्टमी, प्रोफाइलेक्टिक बायलैटरल मैस्टेक्टमी एट द एज ऑफ 37 ईयर्स। सो ये भी एक तरीका है
जिन महिलाएं जो बहुत हाई रिस्क हैं, जिनमें आगे चल के कैंसर होने का खतरा ये है, ये भी तरीका है। दूसरा दवाइयाँ हैं जिससे हम वो कर सकते हैं। फिर कैंसर की बात करें तो कैंसर में या तो है कि आप कैंसर कितना फैला हुआ है, कितना है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। उसके अंदर या तो आप कर सकते हैं पूरा मेस्टेक्टमी, पूरा ब्रेस्ट निकाल दिया जाए, या फिर आप उस लंप को निकाल दिया जाए। लेकिन ये जानकारी होनी बहुत जरूरी है कि कैंसर कहीं और नहीं फैला हुआ है। अगर कहीं और नहीं फैला हुआ है, वो सिर्फ ब्रेस्ट तक सीमित है, तो हम वो लंप निकाल के और फिर रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी कर सकते हैं। बिल्कुल, जो एक्सपर्ट हैं वो अपनी पूरी तजुर्बे का इस्तेमाल करते हुए जो बेस्ट होता है मरीज के लिए वो करते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर मनीष, जो हम बात करें रिकंस्ट्रक्शन की, तो जब आप रिकंस्ट्रक्शन करते हैं तो क्या एक जो लेडी है वो अपनी एक नॉर्मल लाइफ उसके बाद जी सकती है, या किसी तरह के कोई उसको आगे जाके कोई इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं या कोई प्रॉब्लम्स आ सकती है आफ्टर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रेस्ट? देखिए, एक तो होता है चूँकि कैंसर है तो एक डिप्रेशन तो ऑटोमेटिकली एक है जी। तो फीमेल्स में जो कैंसर का डिप्रेशन है करीब 70 से 75% जी फीमेल्स में पाया गया है, लिटरेचर ऐसा बोलता है। और ये भी देखा गया है कि अगर उन्हीं फीमेल्स में अगर हम वापस से नॉर्मल ब्रेस्ट बना दें तो वो डिप्रेशन का रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। अब जैसे मैंने बताया कि फीमेल्स का एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन चला गया है। जैसे आप हाथ सोचिए, आपका हाथ चला जाए तो आपको एक साइकोलॉजिकल डिप्रेशन रहेगा। तो चूंकि वो एक डे टू डे फंक्शन में नहीं आता है और एक फीमेल के लिए बॉडी इमेज का इशू है, तो उसको मेजर करना बहुत मुश्किल है। केवल एक फीमेल की मानसिकता ही उसको मेजर कर सकती है। तो वो जो डिप्रेशन है वो मन में होता है और साइकोलॉजिकली जो सारे काम वो पहले करती है उसको उतना मन से नहीं कर पाती, उसमें एनर्जी लेवल थोड़े कम रहते हैं और स्ट्रेस में रहती है। तो डेफिनेटली इन सब चीज़ों में अगर रिकंस्ट्रक्शन के ऑप्शन है पेशेंट के पास और वो उसको चूज करती है तो उसमें डेफिनेटली रिलीफ आता है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि 100% फीमेल्स को रिकंस्ट्रक्शन कराना चाहिए। कई सारी फीमेल्स का एक दृष्टिकोण अलग होता है, उनको शायद उससे नहीं फर्क पड़ता है, कुछ को पड़ता है, तो ये पर्सनल चॉइस है ये। तो ऐसी भी कोई फीमेल्स होती हैं जो नहीं करवा, जो इसके उसमें नहीं आती दायरे में, जो नहीं करवा सकती? काफ़ी नहीं करवा सकती, तो सर्जिकली तो बहुत सारी करवा सकती हैं। जैसे मैडम ने बोला कि हम उनके कैंसर में इतना उलझ जाते हैं, उनकी जान बचाने में इतना उलझ जाते हैं कि उनके परिवार और वो खुद उससे बाहर नहीं आ पाते हैं। बिल्कुल। तो वो हालांकि ऑप्शन होती है, लेकिन उलझन जो है परिवार की और एक अलग टाइप की होती है। बिल्कुल, हमारे एक्सपर्ट ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब कैंसर की बीमारी आती है ब्रेस्ट कैंसर की, तो मेन फोकस उसकी जान बचाने पे होता है और रिकंस्ट्रक्शन का ऑप्शन वो ऑप्शनल रहता है। वो महिला चाहे ना चाहे वो उस पर डिपेंड करता है। आपका रुख करना चाहेंगे डॉक्टर अनीता मैम, अगर जेनेटिक्स की बात करें मैम, क्या भूमिका है जेनेटिक्स की कैंसर की बीमारी में? कैंसर्स जो देखे गए हैं 2 ग्रुप्स है एक्चुअली। एक ग्रुप है जहाँ पे जेनेटिक का है जी। जब हम उनको स्पेशल टेस्ट होते हैं जेनेटिक्स के लिए, अगर हम उनको भेजते हैं, कुछ लोगों के पॉजिटिव आते हैं, BRCA1, BRCA2, ये सब कुछ जीन्स में जो चेंजेस आ जाती हैं वो टेस्ट होते हैं इसके संबंधित, बट ये हर एक में पॉजिटिव नहीं होता है। दैट मीन्स कुछ चीज़ें एक्वायर हो जाती हैं, कुछ चीज़ें बदलाव बाद में हो जाता है, वो पीछे से अपने पेरेंट्स से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से नहीं लेके आते हैं जी। एनवायरनमेंट, लाइफस्टाइल, उस वजह से उनको वो भी रोल प्ले करते हैं। यस, बहुत ज़्यादा। मैम, ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी का अक्सर सुनने में आता है, किसे कहते हैं? सो ये पॉजिटिव और नेगेटिव ये एक्चुअली बेस्ड होता है रिसेप्टर्स पे। अच्छा। रिसेप्टर एक साइट होती है कैंसर रिलेटेड, जहाँ पे जो पॉजिटिव या नेगेटिव उसको बताया जाएगा एज पर द ट्रीटमेंट, उसमें बेनिफिट देने के लिए जी। ईस्ट्रोजन पॉजिटिव है। ईस्ट्रोजन ऐसा हार्मोन है जो लेडीज के बॉडी में बहुत हाई मात्रा में होता है जी। मेनोपॉज जब माहवारी होती है उससे पहले जी, खत्म होने से पहले, तो काफ़ी जो पीरियड्स से जो महीना होता है लेडी का, ऊपर नीचे होता रहता है लेवल्स। ओके। सो ईस्ट्रोजन लेवल्स चेंज होती है हर महीने, प्रेगनेंसी में चेंज होती है, लाइक एज डॉक्टर रीता ने भी बताया। तो ये सारी चीज़ें बदलाव आता रहता है जी। पूरे लाइफ
रिप्रोडक्टिव टाइम में वेरिएबल जब तक उसका बच्चे वाला पीरियड पैदा होने का और ये सब है, पीरियड शुरू होने से पीरियड्स खत्म होने की लाइफ तक, तो वो चेंजेस आ जाती हैं। उसमें एस्ट्रोजन बहुत इम्पॉर्टेंट एक हार्मोन होता है जी। वो रिसेप्टर्स उसके पॉजिटिव हैं एस्ट्रोजन के लिए या नहीं है, उसके अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट बेस्ड होता है। ट्रिपल नेगेटिव ऐसा ब्रेस्ट कैंसर है जिसमें एस्ट्रोजन लेवल, एस्ट्रोजन का नेगेटिव रिसेप्टर्स होते हैं। अच्छा, दैट मीन्स जो हम उसको ब्लॉक करें ऐसी मेडिसिन देने से कि वो, अगर ये एक कप है उसके अंदर हमने एक बॉल डाल दी, उसका मुंह बंद हो गया, ब्लॉक कर दिया उसने। बट ऐसी वाली महिलाओं का जहाँ पे नेगेटिव है, ट्रिपल नेगेटिव है, वो वाले दवाइयाँ उनमें काम नहीं करेंगी। अच्छा। दूसरा है ट्रिपल नेगेटिव, हमने हिंदुस्तान में देखा हुआ है काफ़ी यंग जो लेडीज़ हैं वो ट्रिपल नेगेटिव आती हैं। अच्छा, ओके। और विदेशों के कंपैरिजन में अगर वहाँ पे वो महिला 30-35 साल में आएगी, हमारे महिलाएं 20 वाले रेंज में भी आ रही हैं। 25 साल, 26 साल, एक यंगेस्ट हमारी 23 साल भी है। मतलब ये नहीं है कि हम 20 की रेंज में हैं तो कैंसर नहीं होगा। तो बहुत यंग लेडीज आती हैं और ट्रिपल नेगेटिव है तो और एग्रेसिव डिजीज हो जाती है। बिल्कुल। डॉक्टर ज्योति, यहाँ पे आपसे बड़ा एक अहम सवाल पूछना चाहेंगे कि अगर हम बात कर, ये हमने शुरुआत में भी बात की कि ब्रेस्ट फीड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो अगर किसी को ऑलरेडी ब्रेस्ट कैंसर है और उनकी थेरेपीज चल रही हैं, तो क्या उस वक्त पे क्या वो ब्रेस्ट फीड करवा सकती है? इज़ इट सेफ? नहीं, अगर थेरेपी, पहली बात तो अगर उसे थेरेपी चल रही है तो मतलब वो कंसीव नहीं करने की ही उसको सलाह दी जाएगी। क्योंकि पहले आपको थेरेपी बंद करनी पड़ेगी कम से कम 3 महीना पहले, देन शी कैन ट्राई। तो जो पेशेंट्स को थेरेपी की जरूरत है पहले उसको अपना इलाज पूरा करना पड़ेगा, उसके बाद वो अपनी प्रेगनेंसी सोचे। लेकिन सपोज अगर लेडी है और ब्रेस्ट, तो ब्रेस्ट फीड वो नहीं करा सकती क्योंकि ये ब्रेस्ट में भी सिक्रीट होते हैं। तो जब ये सर्जरीज, ये सब सारा प्रोसीजर खत्म हो जाए, देन शी कैन ऑप्ट फॉर, तब वंस हर ट्रीटमेंट इज डन। ओके, डन और स्टॉप 2 years। हाँ, अच्छा, आफ्टर 2 years, ओके, आफ्टर ट्रीटमेंट शी शुड नॉट कंसीव। ऑल राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बात कर रहे हैं एस्ट्रोजन लेवल की। जी। तो वो उसको 2 साल तक नहीं कंसीव करना चाहिए। ओके। और उसको रेगुलर फॉलोअप में आना है, क्योंकि इनिशियल एटलीस्ट 2 साल, बिकॉज हम 10 साल या 5 साल और देन 10 years मेटिकुलसली उनको फॉलो करते रहते हैं। बट पहले 2 साल ऐसे होते हैं जहाँ पे लौट के आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। वैसे अगर हम एक बात करें कि अगर जैसे अगर ट्रीटमेंट आपका पूरा हो चुका है तो कितने चांसेस जो होते हैं रीअकरेंस के रहते हैं ब्रेस्ट कैंसर के? कितने चांसेस हम देखते हैं कि आफ्टर पूरा ट्रीटमेंट हो गया, पेशेंट बिल्कुल तरह से ठीक हो गया है, लेकिन फिर भी अगर रिकरेंस उसकी बात करें तो क्या चांसेस रहते हैं? देखिए, कैंसर ट्रीटमेंट में वर्ड बोलना कि आप ठीक हो गए, अच्छा, ब्रेस्ट कैंसर में हम 5 और 10 साल के बाद ही बोलते हैं। ओके। जो लेडी हमारी 10 साल क्रॉस कर लेती हैं उसको बोलते हैं चलो मुबारक है, आपने 10 साल अच्छे से बिताए, ओके, आपको चांस है कि अब नहीं होगा। डॉक्टर सिंघल, आपका रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, अगर हम केयर की बात करें रिकंस्ट्रक्शन के बाद, किस तरह की केयर की जरूरत पड़ती महिला को, और साथ में डॉक्टर साहब अपना संदेश भी जोड़ दीजिएगा, हमारे कार्यक्रम का समय लगभग समाप्त हो चुका है। देखिए, अगर रिकंस्ट्रक्शन हम करते हैं पूरे बॉडी के अपने टिश्यू से, तो एक बॉडी का नॉर्मल पार्ट हो जाता है करीब 5 से 6 हफ्ते में। आप नॉर्मली सब कुछ कर सकते हैं, आपको कोई ऐसी समस्या नहीं आती है। लेकिन कई जगह एक इम्प्लांट आजकल आते हैं, जैसे कि हमने एक फिल्म स्टार की बात की अभी जी। अगर वो इम्प्लांट हम डालते हैं तो उसमें थोड़ी केयर करनी होती है कि वहाँ चोट ना लगे, क्योंकि इम्प्लांट के आसपास ब्लड इकट्ठा हो सकता है और एक उससे इन्फेक्शन हो सकता है और वो इम्प्लांट बाहर आ सकता है। तो बेसिकली उसमें कुछ इंजरी का चांस। संक्षेप में ये भी बता दीजिए किस तरह आप इम्प्लांट्स यूज करते हैं? तो देखिए, इम्प्लांट यूज होते हैं वो सिलिकॉन के इम्प्लांट होते हैं, रेडीमेड होते हैं, और हमारे जो भी कंट्री में वो बिकते हैं वो उसकी सरकार उनको अप्रूव करती है, तभी वो बिक सकते हैं। कॉस्ट उनकी काफ़ी वेरिएबल होती है, जैसे एक में डालेंगे तो 20 से लेकर 35,000 के बीच में अच्छे जो आज की तारीख में अवेलेबल है, लेकिन रेट ऑलमोस्ट कांस्टेंट है और इतना ही चलता आ रहा है और कम भी हो रहा है रेट इनफैक्ट। और तो
मार्केट फोर्सेस पर डिपेंड करता होगा। मतलब अगर ज़्यादा यूसेज होगा तो डेफिनेटली हमारे अब तो शायद मेक इन इंडिया की वजह से इंडिया में भी जल्दी हम हम बॉडी से भी कोई पार्ट्स यूज करते हैं? बॉडी से हम बेसिकली जो ब्रेस्ट का टिश्यू है वो डिपेंड करता है कितना ज़्यादा है। अच्छा। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा ब्रेस्ट है दूसरी साइड का और हमको उसको सिमेट्री करनी है दूसरी साइड, तो बहुत बड़ा पार्ट भी लेना पड़ सकता है। तो कभी कभी हम उस पार्ट को छोटा लेके अपोजिट ब्रेस्ट को भी छोटा कर देते हैं, वो भी एक हमारे पास सुविधा होती है। लेकिन वो तो मैच करना पड़ता है अपोजिट ब्रेस्ट के साइज से और कितना ट्यूमर निकाला है। अगर हम ब्रेस्ट का ट्यूमर कम निकालते हैं तो लोकल ब्रेस्ट से भी हम उसको कवर कर सकते हैं। थोड़ा ज्यादा लेते हैं तो पीछे बैक की एक मसल होती है उससे ले लेते हैं। तो डिपेंड करता है कि कितना हमने उसका जी डॉक्टर मास निकाला है। और संदेश भी इसी में ऐड कर दीजिए। तो संदेश जैसा कि सब आपको विशेषज्ञों ने बताया, किसी भी गांठ को नजरअंदाज नहीं करना है। कोई भी गांठ अगर आपके स्तन में है, ब्रेस्ट में है, तो उसको नजरअंदाज नहीं करना है। उसमें उसको ढंग से डॉक्टर को दिखाना है। खुद भी चौकन्ना रहना है अपनी बीमारी को ढूंढने के लिए। जैसे आप आईने में अपने आप को देखते हैं, वैसे उसी आईने में अपने स्तन को भी देखें और कोशिश करें, उसको आइडेंटिफाई करें, उसको समझें कि उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं और उसके हिसाब से अपने डॉक्टर से मिलें और विशेषज्ञ से मिलें। और डेफिनेटली आप उसके बाद अपने परिवार का ज़्यादा ख्याल रख पाएंगे। और बिल्कुल डरे ना, कैंसर का इलाज पहले से बहुत बेटर है और ज़्यादा ख्याल और ज़्यादा उनके साथ आप रह पाएंगे बिना किसी डर के। इसके साथ मैं आपको नमस्कार करता हूँ। बिल्कुल डॉक्टर धर आपका रुख करना चाहेंगे मैम। संदेश मेनली दो संदेश है। एक तो अपना स्तन का एग्जामिनेशन अपने आप खुद कर सकते हैं। आप एक बार आके आप किसी से भी सीख सकते हैं, बट अपने हाथ से अपने स्तन को एग्जामिन करना बहुत ही संभव है। आजकल यूट्यूब्स इंटरनेट पे बहुत अच्छे से सिखा जाता है, वो सब कर सकते हैं। अगर बाय चांस आपको पता चल गया कि गांठ तो दिख गई, चुपचाप मत बैठिए। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहीं पे शुरू हो जाती है कि वो लेडी, उसको पता है कि सिर्फ मेरे को पता चला ये गांठ है और वो डर जाती हैं कि ये पक्का कैंसर होगा, इसलिए मैं किसी को नहीं बताना है, वक्त ज़ाया नहीं करना, मेरे को अस्पताल नहीं जाना है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। वो डर जाती है या कहीं ना कहीं सोचती है कि इसमें दर्द नहीं हो रहा है, कि ठीक है मेरे को नहीं हो सकता, नहीं होगा। तो ये सब मत सोचिए, इसको दिखाइए। क्या हो सकता है कि कोई बिल्कुल फफोला हो, पानी से भरा हुआ सिस्ट हो, कुछ हो, बिल्कुल कैंसर ना हो। माइंड से मुक्त हो जाइए कि डर से आप बहुत अच्छी सी लाइफ जी सकते हैं। और दूसरी एडवांटेज इसकी ये है, जितना छोटी सी छोटी गांठ आप हाथ में पकड़ के आएंगे एक्सपर्ट के पास, आपका अपना स्तन बच जाएगा। जी बिल्कुल। आपकी उतनी ही छोटी गांठ निकलेगी और आप हैप्पी रहेंगे। आपका इलाज बहुत ही कम होगा, कीमोथेरेपी बहुत कम होगी, तकलीफ से भी बचेंगे, रेडियोथेरेपी कम होगी, पैसे कम इस्तेमाल होंगे, हर तरह से फायदा ही फायदा, हर तरीके से फायदा है। भी आप सुकून हाँ जी से रहेंगे। और गवर्नमेंट भी हेल्प कर रही है। जो हमने प्रोग्राम की बात की एंड प्राइम मिनिस्टर के कार्ड के अंडर फ्री ट्रीटमेंट भी आजकल दे रहे हैं सब पेशेंट्स। हमारी भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय तो मैम हेल्प हर तरीके से करता ही करता, अवेयर करने के लिए भी। और बिल्कुल कार्ड है आपका, बहुत सुंदर से इलाज होगा और आप बहुत सुंदर लाइफ जी पाएंगे। बिल्कुल। डॉक्टर ज्योति मैम आपका रुख करना चाहेंगे, क्या पैगाम है आपका? मैं सभी महिलाओं को कहना चाहूँगी, जागरूक बनिए, आपकी सेहत आपके हाथ में है, डरिए मत। क्योंकि आज अब तक देखा गया है कि महिलाओं में जितने भी कैंसर हैं, ब्रेस्ट सर्वाइवर्स आर मोर एज कम्पेयर टू सर्वाइकल एंड ओवेरियन कैंसर। सो ये एक ट्रीटेबल कैंसर है, जितनी जल्दी पकड़ा जाएगा उतनी जल्दी इलाज होगा और आप स्वस्थ रह पाएंगे। धन्यवाद। इसी पॉजिटिव नोट के साथ आप तीनों का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो आज हमने प्रोग्राम किया ब्रेस्ट कैंसर पे और जिस तरह की हिदायतें हमारे डॉक्टर्स ने आज हमें दी हैं, एक बार उसका सम अप कर लेते हैं। किसी भी गांठ को नज़रअंदाज मत करिए। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी शक होता है तो उस शक को आप फ़ौरन अपने डॉक्टर को दिखाएं और अपना एग्जामिनेशन, अपना टेस्ट कराएं। हो सकता है कि वो एक नॉर्मल गांठ हो, कुछ भी ना हो, लेकिन ज़रूर अपने डॉक्टर की सलाह लें, चेंजेस को समझें, सेल्फ एग्जामिनेशन ज़रूर करें। अगर कोई चेंजेस आपको नज़र आए तो उसे समझने की कोशिश करिए, अलर्ट रहें, अवेयर रहें। और साथ ही साथ ब्रेस्ट सर्वाइवल, जैसे कि डॉक्टर मीना ने कहा कि ज़्यादा हैं, तो सर्वाइवल रेट इसका बहुत ज़्यादा है। बस आपको थोड़ी सी अवेयरनेस चाहिए, क्योंकि जान है तो जहान है। और अगर हमने पहले भी बात की थी कि आपको सभी का ख्याल
ख्याल रखना है, लेकिन उससे पहले आपको अपना ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आज ब्रेस्ट कैंसर पे आपने इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। थैंक यू सो मच। वक्त ज़ाया ना करें और अपने खुद का मुआयना करें, जैसे कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया, और हमें पूरी उम्मीद है नाजरीन की आज की हमारी पेशकश आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई राय हो तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है hello.drurdu@gmail.com। इसके अलावा आप हमारे यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है डीडी उर्दू। और अब अपनी मेज़बान रतिका मेहरा और आदित्य कुमार को दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए मौजू पर। तब तक के लिए अपनों का ख्याल रखें और आपको छोड़े जाते हैं टिप ऑफ द वीक के साथ। आदाब। औरतों में होने वाले कैंसर में ब्रेस्ट कैंसर सरे फहरिस्त है। ब्रेस्ट कैंसर एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल हो सकता है। अगर ब्रेस्ट कैंसर का पता शुरू में ही चल जाए तो इसका इलाज मुमकिन है। छाती में किसी भी तरह की गांठ को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। छाती के साइज में तब्दीली, दर्द या कोई मादा खारिज हो तो फौरन माहिर डॉक्टर से रुजू करें। ब्रेस्ट कैंसर से बचाव के लिए स्क्रीनिंग करवाना लाजमी है। मुतवाज़िन ग़िज़ा, सेहतमंद तर्ज जिंदगी, हल्की वर्जिश भी ब्रेस्ट कैंसर के खतरात को कम करते हैं।